अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम टॉर्क के टॉपिक को इसमें ना फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो आई होप इंशाल्लाह कि आप लोगों को समझ आएगी अच्छी। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का टॉपिक टॉर्क क्या होता है। सबसे पहले बच्चों इसकी ना डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ना इसकी डेफिनेशन जो है ना वो तीन तरह से हम कर सकते हैं इसे डिफाइन। पहली डेफिनेशन जो है इसकी वो क्या है, इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी ये फोर्स का क्या है, टर्निंग इफेक्ट। जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तब वो फोर्स क्या बन जाती है, टॉर्क बन जाती है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन 2 है, डेफिनेशन 2, जो कि हम फॉर्मूले से इसको करते हैं डिफाइन। वो है बच्चों, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर 7, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर था, अगर आप उसको मद्देनजर रखें तो टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर आर एंड द अप्लाइड फोर्स एफ। तो सेकंड डेफिनेशन ये होगी कि टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर आर एंड द अप्लाइड फोर्स एफ। अब इस चीज को बच्चों हम लोगों ने समझना है, जो कि मैं आगे जाकर आप लोगों को समझाऊंगा। इसको हम मोमेंट आर्म का भी नाम देते हैं। जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं ना, अभी इसको क्या कह रहे हैं, रेडियस वेक्टर। इसे आप पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो, आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लेकिन जब इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एफ। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया तो साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर था, अब ये क्या बन गई, आर मैग्नीट्यूड। इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, अब दिस विल बी कॉल्ड मोमेंट आर्म। इसको क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म का नाम देंगे। ठीक है, सो इसे मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा कि मोमेंट आर्म क्या होता है। अब बाकी आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ओपन होती है तो साइन ऑफ थीटा आता है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट ओपन होता है तो साथ में एन यूनिट वेक्टर भी आता है, जो ये शो करता है कि टॉर्क चूंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए हम कहते हैं टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके थर्ड डेफिनेशन की तरफ आते हैं। थर्ड डेफिनेशन, मोमेंट आर्म को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, थर्ड डेफिनेशन जो कि चैप्टर 5 में जाके आप करेंगे। फिलहाल जस्ट मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन चैप्टर 5 में करेंगे। कि टॉ इज आल्सो डिफाइंड एज टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे बच्चों आप सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसी तरह से हम लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। अभी आप ज्यादा फेमिलियर नहीं है, जिस तरह से ए जो है लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एम मैस है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ फोर्स है, टॉ क्या है, टॉर्क। यानी ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, किस फॉर्म में, एंगुलर मोशन में, जब चीजें रोटेट करती हैं, घूमती हैं। ठीक है, सो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि टॉर्क इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आप जस्ट ऊपर वाली जो दो डेफिनेशन है इन पे डिपेंड कर सकते हैं। चलें, अब हम थर्ड डेफिनेशन को रेज करते हैं और टर्म जो है ना बच्चों, मोमेंट आर्म की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, फर्ज करें आपके पास एक स्पैनर है। ठीक है ना, स्पैनर के बारे में आप सब बच्चे जानते हैं। स्पैनर क्या होता है, ये बच्चे जो नट वगैरह कसने के लिए आप जिसको यूज करते हैं। ठीक है ना, ये आप सब बच्चे जानते हैं, इस चीज से फैमिलियर है। ठीक है, इसको नट को टाइट करने के लिए, इसको खोलने के लिए आप लोग यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, आप आमतौर पे यहाँ पे फोर्स जो होती है ना वो अप्लाई करते हैं। यानी ये वो पॉइंट है, यानी अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट है, इस पे आप क्या लगा रहे होते हो, फोर्स लगा रहे होते हो। अब इस पॉइंट में से जो लाइन पास करेगी, चूंकि इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, इसीलिए इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस रेंच को या इस स्पैनर को घुमाना है, तो जिस पॉइंट के गिर्द ये घूमेगा वो पॉइंट तकरीबन यहां पे लाई कर रहा है। सो आप इस पॉइंट में से भी गुजरने वाली एक लाइन बता दोगे, इस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ
रोटेशन। यानी बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड, यानी वो लाइन जो उस पॉइंट में से गुजर रही है जिस पॉइंट पे क्या लग रही हो, फोर्स लग रही हो, उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और वो लाइन जो ऐसे पॉइंट में से गुजर रही है जिसके अबाउट बॉडी ने क्या करना है, रोटेट करना है, उसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इन दोनों लाइंस का आपस का जो डिस्टेंस है इसको बच्चों हम कहते हैं मोमेंट आर्म। इसको क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। अब इस मोमेंट आर्म जिसको आर से डिनोट करते हैं और ये जो अप्लाइड फोर्स है, जब आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी सिंपली हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट के से हट के तरह से डिफाइन करें तो इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी डिफाइन की जाएगी, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द अप्लाइड फोर्स। लेकिन ये इसकी मैग्नीट्यूड है, जब इसकी डायरेक्शन की बात होगी तो इट विल बी डिफाइंड एज, टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर एंड द अप्लाइड फोर्स। तब आप इसे आर को क्या कहेंगे, रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर का नाम आप इसको देंगे। आई होप कि यहां तक आप लोगों को चीजें जो है ना वो क्लियर होंगी। बच्चों हम देखते हैं टॉर्क की डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पे है। अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखें, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब मैं इसकी ना डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो मैंने एन यूनिट वेक्टर साथ पुट नहीं किया। आप देखिए तो टॉर्क डिपेंड कर रहा है मोमेंट आर्म पे, पहला फैक्टर। टॉर्क डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स पे, दूसरा फैक्टर। टॉर्क डिपेंड कर रहा है थीटा पे, जो कि एंगल है बिटवीन आर एंड एफ। इट इज द एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म आर एंड द फोर्स एफ। इस एंगल पे भी ये डिपेंड कर रहा होगा। देखिए बच्चों, अगर आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप यहां पे टॉर्क की वैल्यू निकालो तो आ जाएगी आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1। तो टॉर्क आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और वो किस डिग्री पे होती है, एंगल पे होती है 90 पे। तो आप टॉर्क को क्या कह दोगे, टॉर्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि टॉर्क किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, तो आपने उसका आंसर क्या लिखना है, 90। अच्छा, अगर आपके पास एंगल 0 डिग्री हो, यानी आर और एफ आपस में पैरेलल हो, या फिर एंगल 180 डिग्री हो, यानी आर और एफ आपस में एंटी पैरेलल हो, तब जो टॉर्क होगा इट विल बी इक्वल टू आर एफ साइन 0, या फिर साइन कौन सा एंगल आएगा, 180। दोनों एंगल्स पे बच्चों साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। सो आपके पास जो टॉर्क है वो 0 और जो है 180 डिग्री पे वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो साइन की जो डोमेन रेंज होती है वो -1 1 होती है। ठीक है, तो माइनस में जब वैल्यू जाती है तो वो 0 से भी छोटी हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे टॉर्क मिनिमम की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि टॉर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, जब बॉडी को आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और जब बॉडी को आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। ये आपको याद होना चाहिए, क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम टॉर्क के ना यूनिट की तरफ आ जाते हैं। टॉर्क का जो है यूनिट क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब बच्चों अगर आप गौर करें ना, अगर आप, क्योंकि साइन थीटा भी यूनिट लेस है, एन यूनिट वेक्टर भी यूनिट लेस है, यूनिट वेक्टर, अगर आप इन दोनों चीजों को देखें तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर का यूनिट क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, मोमेंट आर्म, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। सो टॉर्क का जो यूनिट है, टॉर्क का वो क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब इसकी डायमेंशन निकालें, न्यूटन मीटर की डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों, अगर टॉर्क की सॉरी मैं डायमेंशन निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, न्यूटन की फोर्स की डायमेंशन और आर की डायमेंशन। अब पहले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया हुआ है, फोर्स की डायमेंशन तो होगी ml t-2। ये पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, डायमेंशन वाला जो मैंने लेक्चर 7 जो पहले चैप्टर का दिया ना,
डिलीवर किया था उसको आप देख लेना। आर क्या डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर की इसकी डायमेंशन क्या होगी एल। सॉल्व करें एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, तो ये बच्चों टॉर्क की आपके पास क्या आ जाती है डायमेंशन आ जाती है। सो द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क इज एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, एमसीक्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और टॉर्क डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है, तीन पे, मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स और द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जो टॉर्क है ना, इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, डोर को आप ओपन या क्लोज करते हो, स्पैनर का यूज़ करते हो जो ऑलरेडी मैंने बताया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें टॉर्क की एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यूज़ कर रहे होते हो। उसमें फोर्स बेसिकली क्या पैदा कर रही होती है, टर्निंग इफेक्ट, घुमाने वाला असर पैदा कर रही होती है। ठीक है, अच्छा अब ना मैं बेसिकली आपको टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना थोड़ा सिखाऊंगा। फर्ज करें बच्चों, इसके ना दो मेथड हैं आपके बुक में, एक में वो आर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता है और एक में वो एफ को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता है। अब दोनों में से कोई एक मेथड भी अगर आप कर लेना तो इनफ है आपके लिए। ठीक है, सो हम फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने वाला मेथड यूज करेंगे, मेथड 1, इसको आप यूज करें। फर्ज करें बच्चों आपके पास एक रिजिड बॉडी है इस तरह की शेप का। अब आपको पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होता है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है बच्चों, पता है किसी को? रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो जगह होती है वो फिक्स होती है, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। फर्ज करें आपके पास एक रिजिड बॉडी है रेगुलर शेप का। अब क्या हो रहा है बच्चों, इसके एक पॉइंट पे आप लगा रहे हो फोर्स। फर्ज करें ये वो पॉइंट है जिस पे आप एक फोर्स अप्लाई इस पे कर रहे हैं एफ। ठीक है, अच्छा अब आप इसको, ये जो पॉइंट है इसमें से जो गुजरने वाली जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस बॉडी को घुमाना चाह रहे हैं पॉइंट ओ के अबाउट, जो कि यहां पे लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट में से जो लाइन पास कर रही होगी, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इस पॉइंट के गिर्द इसने घूमना है। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है, अभी मैंने आपको स्पैनर वाली एग्जांपल में समझाया, उसको क्या कहते हैं बच्चों, मोमेंट आर्म कहते हैं। इसी लाइन को आप थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसी चीज को। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। फर्ज करें यहाँ पे फोर्स जो एंगल क्या बना रही है, थीटा। अब आप क्या करें बच्चों, फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। ये आपने सीखा हुआ है चैप्टर इसके स्टार्ट के अंदर ही। हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट ये बना लेते हैं और एक कंपोनेंट फोर्स का ये बना लेते हैं। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट लिखा जाता है एफ, जो कि हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल में, एफ साइन ऑफ थीटा। वैसे इसको साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो सारा मेथड लगाते हैं, लेकिन जस्ट इसको इजीली सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि थीटा के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज के साथ साइन ऑफ थीटा के साथ लिखी जाती है, थीटा के साथ वाली साइड लिखी जाती है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चों अगर आप फिगर पे गौर करें तो एफ कॉस ऑफ थीटा इस बॉडी को क्या करेगा, ड्रैग करेगा, ये इसको रोटेट नहीं करेगा। जबकि एफ साइन ऑफ थीटा वो कंपोनेंट है जो इस बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा, टर्न करेगा। तो आप मुझे बताएं, जो टॉर्क है ना बेसिकली वो तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, सो इसका एफ कॉस ऑफ थीटा के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। टॉर्क का ताल्लुक किसके साथ है, एफ साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क में आप लिख देंगे, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म आर और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि यहाँ पे कौन सी आ रही है, एफ साइन ऑफ थीटा। और अगर आप साथ में यहाँ पे एनी यूनिट वेक्टर पुट कर दें जो कि टॉर्क की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, तो ये टॉर्क क्या बन जाएगा, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। अब इसी चीज को अगर साइन ऑफ थीटा आ जाए तो आप आगे जाके क्या लिखते होते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर क्रॉस एफ। इस तरह से आप टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने जस्ट इसको क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दे दिया, ये बेसिकली फॉर्मूला डिराइव होता है जिसको हमने एक मेथड से डिराइव किया। दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप आर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें, अदरवाइज एक मेथड जो है ना वो इनफ है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों टॉर्क के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह से लीनियर मोशन में, ऐसे समझ लें ये लीनियर मोशन के लिए, फर्ज करें लीनियर मोशन के लिए
जिस तरह से लीनियर मोशन में किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वो क्या पैदा करती है, लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमने पढ़ा हुआ है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अच्छा, एंगुलर मोशन में क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। यही सेकंड लॉ जो होता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये इसमें बदल जाता है। फोर्स का रोल एंगुलर मोशन में कौन प्ले कर रहा है, टॉर्क। मास का रोल एंगुलर मोशन में कौन प्ले कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन का रोल एंगुलर मोशन में कौन प्ले कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम कहेंगे एंगुलर मोशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, जिस तरह से फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, उसी तरह से टॉर्क क्या पैदा करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टॉर्क की डायरेक्शन पे आ जाते हैं। और जो टॉर्क की डायरेक्शन, सारी बात है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। उसका तरीका बिल्कुल यही है कि आप इस जो पॉइंटर है इसको मान लें R, इसको आप मान लें F। अब आपने R क्रॉस F की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो राइट हैंड अपना यहाँ पे रखें जहाँ पे इनकी टेल्स ज्वाइन कर रही हैं, ये जो टेल्स मिल रही हैं, यहाँ पे राइट हैंड रखें, R से F की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें, थंब की डायरेक्शन नोट करें, ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा, टॉर्क। तो R क्रॉस F इस केस में क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, अपवर्ड। अगर इसको रिवर्स कर दें, F इधर आ जाए, अब की बार F ये है और R ये है, तो अब R क्रॉस क्या F कैसे आएगा, ऐसे आएगा, अब की बार ये डाउनवर्ड हो जाएगा। सो R और F की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि टॉर्क की डायरेक्शन आपके पास क्या आएगी, जिसको फाइंड आउट करने के लिए आप राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। कोई पॉइंट अगर आपको इसमें मुश्किल लगा हो तो आप इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।